हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स को हमने समझा है, जिसमें पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स, जिसमें आता है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले आरडीएनए कैसे बनता है, फिर यूज़ क्या है जीन क्लोनिंग का और जीन ट्रांसफ़र क्या है, ये हमने समझा। उसमें सबसे पहले क्लोनिंग के बारे में हमने समझा, जिससे कि किसी भी डीएनए के टेम्पलेट के मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाया जा सकता है, उसे क्लोनिंग कहा जाता है। जिसमें एक प्लाज्मिड यूज़ किया गया सैल्मोनेला टाइफिमेरियम इस प्रोसेस के लिए। और स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डीएनए के पीस को कट करके किसी भी प्लाज्मिड से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। और इस कटिंग को जो डिस्कवरी के बाद नाम दिया गया वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। क्लोनिंग के जो 3 बेसिकली स्टेप्स हैं, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। दूसरा टॉपिक तो जो है इस चैप्टर का वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने समझा, जिसे लेटर ऑन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है। पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था HindII। उसके बाद जो न्यूक्लियस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस, उसके बारे में हमने समझा। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है, जिसे आगे से या पीछे से रीड करने पर सेम ही होता है वो। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन कैसे है वो हमने समझा। देन यहाँ पर फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए में कैसे वो जॉइन होता है लाइगेज एंजाइम की वजह से, ये हमने समझा। फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस को हमने समझा कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज कैसे किया जाता है, स्टेन करके किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है, जिससे कि ऑरेंज कलर के और जो फ्रैगमेंट्स है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स नज़र आते हैं डीएनए के, जब उसे यूवी लाइट के एक्सपोजर में इथिडियम ब्रोमाइड में स्टेन किया जाता है जेल को, जिसमें एग्रोज जेल होता है उसका मीडियम, ठीक है। ये टिपिकल एग्रोज जेल दिखाया गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हमने समझा, जिसमें सबसे पहले जो फीचर्स थे क्लोनिंग के लिए, वेक्टर के लिए क्लोनिंग करने के लिए वेक्टर में सबसे पहला फीचर था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई भी जिसको कहते हैं। फिर सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हमने समझा, और जो बेसिकली आज हमें पढ़ना है वो है क्लोनिंग साइट्स के बारे में, यानी कि किसी भी एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए वेक्टर के पास कुछ रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए होते हैं, जैसे कॉमनली फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिकॉग्निशन साइट्स की ज़रूरत होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज़ में आने के लिए। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। तो अगर किसी भी वेक्टर में प्रेजेंट होगा एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट, तो वो वेक्टर में फ्रेगमेंट्स फॉर्म कर देगा, जो कॉम्प्लिकेट कर देगा जीन क्लोनिंग को। तो लाइगेशन जो है एलियन डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैरिड आउट होता है, जो प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स में। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि हम लाइगेट कर सकते हैं फॉरेन डीएनए को BAMH1 साइट जो है, टेट्रासाइक्लिन साइट जो है, वो रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वेक्टर में PBR322 जो है प्रेजेंट, वो ये एक वेक्टर है ई कोलाई का,
PBR322, जिसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स शो हो रहे हैं। इनमें से क्या क्या है? HIND-3 है, BAM-H1 प्रेजेंट है, SAL-1 प्रेजेंट है, PVU-2, PST-1, PVU-1, ECORI-1, CLA-1, HIND-3 जो मैंने HIND-3 बताया आपको। सो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं वो लूज़ करेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को, क्योंकि उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया है, जो कि अभी भी सेलेक्ट हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट से। प्लेटिंग करके जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनको प्लेटिंग करके अभी भी सेलेक्ट आउट किया जा सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस को। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो हो रहे हैं एम्फिसिलिन में, तो वो मीडियम से ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ पर मीडियम प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन का। जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो ग्रो करेंगे एम्फिसिलिन में जो मीडियम में है, लेकिन ग्रो नहीं करेंगे टेट्रासाइक्लिन पर, ग्रो वो नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एम्फिसिलिन का बना हुआ है ये पिंक के पास में, और टेट्रासाइक्लिन का भी फॉर्म है। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो एम्फिसिलिन पर तो ग्रो करेंगे पर टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं करेंगे। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो मीडियम में ग्रो करेंगे, दोनों ही बोथ द एंटीबायोटिक्स जिनमें प्रेजेंट होगा उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो करेंगे। इस केस में जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है जो हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, और जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो इनएक्टिवेट हो रहा है, इंसर्शन जो एलियन डीएनए के आने की वजह से इनएक्टिवेट हुआ है, और हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेशन के सिलेक्शन के लिए। दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन के लिए। जो रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन है वो इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो इनएक्टिवेशन है एंटीबायोटिक्स का, उनकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है वो एक कम्बरसम प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि उसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग चाहिए दोनों ही प्लेट्स पर, जिसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हो, ये रिक्वायरमेंट होती है उसके। और जो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स है वो डेवलप हो चुके हैं डिफरेंशिएट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को उसके एबिलिटी के बेसिस पर, कि वो कलर क्या प्रोड्यूस कर रहा है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस पर। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो तो उनमें क्या कलर प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये डिफरेंशिएट कर देगा रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम है ये। और इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इंसर्ट होता है कोडिंग सीक्वेंस में किसी भी एंजाइम के, जो है बीटा गैलेक्टिसिडेज ये एंजाइम है। तो इसके कोडिंग सीक्वेंस में इंसर्ट हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिजल्ट करेगा इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ, इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए जो जीन होता है उसके इनएक्टिवेशन में रिजल्ट करेगा, जिसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। जो प्रेजेंस है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का वो कलर कौन सा देगा? ब्लू कलर के कॉलोनीज फॉर्म होंगे अगर प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में है उसके पास इंसर्ट नहीं हो प्रेजेंट तो। और जो अगर प्रेजेंट है इंसर्ट तो वो रिजल्ट करेगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन। जो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन है उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा अगर उसमें इंसर्ट प्रेजेंट होगा, और जो कॉलोनीज़ है वो कोई कलर फॉर्म नहीं करेंगे, तो वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ के तरह आइडेंटिफाई हो सकती है। तो इसमें क्या था पूरा कि अगर इंसर्ट नहीं प्रेजेंट है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में तो वो ब्लू कलर के कॉलोनीज़ फॉर्म करेगा, अगर है तो वो कोई कलर शो नहीं करेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें इसमें बताया गया कि हम जान चुके हैं कि ट्रांसफरिंग जीन कैसे होता है प्लांट्स और एनिमल्स में बैक्टीरिया और वायरसेस से,
और कैसे जीन्स डिलीवर होते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स को, और उनको फोर्स करने के लिए कि वही करे जो बैक्टीरिया और वायरसेस को चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एक पैथोजन है जो सब बहुत से डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वो एबल होता है डिलीवर करने के लिए एक डीएनए के पीस को, जिसे टीडीएनए कहा जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो नॉर्मल है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर। प्लांट सेल्स जो नॉर्मली प्रेजेंट है उसको ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म कर देगा ये टीडीएनए। और ये जो ट्यूमर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे जो पैथोजन को केमिकल की रिक्वायरमेंट है। जैसे सिमिलरली ऐसा ही केस है एनिमल्स में भी। रेट्रोवायरसेस जो है उनके पास एबिलिटी होता है नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स बनाने में। वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में। प्लांट्स में जो टीडीएनए क्या कर रहा था, वो प्लांट सेल्स को ट्यूमर में कन्वर्ट कर रहा था, ट्रांसफॉर्म कर रहा था। एनिमल सेल्स में जो रेट्रोवायरस है वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये डिलीवर करता है जीन्स को पैथोजन से अपने यूकैरियोटिक होस्ट में, जो जनरेट करता है नॉलेज, जो ट्रांसफॉर्म करता है ये पैथोजन्स के टूल्स को यूजफुल वेक्टर्स में। जो जीन्स जो ह्यूमन के इंटरेस्ट में जीन्स है उसको डिलीवर करने के लिए, जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, जो टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम में और ट्यूमिफेशियंस में, वो मॉडिफाई हो जाता है क्लोनिंग वेक्टर में। तो अब और ज़्यादा वो पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो मैकेनिज़्म है डिलीवर करना अपने इंटरेस्ट के जीन्स का अलग अलग वैरायटी में प्लांट्स के, वो अभी भी है उसमें प्रेजेंट। सिमिलरली जो रेट्रोवायरस है वो भी डिसआर्म्ड हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अपने डिज़ायरेबल जीन्स को एनिमल सेल्स में डिलीवर कर सकता है। एक बार एक जीन या फिर एक डीएनए फ्रेगमेंट लाइगेट हो गया किसी भी सूटेबल वेक्टर में, जिसमें ये ट्रांसफ़र होता है किसी भी बैक्टीरियल प्लांट या एनिमल होस्ट में जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो सके। उसके बाद जो टॉपिक है वो है कंपीटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपीटेंट होस्ट उसे बोलते हैं। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, एज वी ऑल नो। ये पास कर सकता है सेल के मेम्ब्रेन से। तो अगर बैक्टीरिया को फोर्स करना है प्लाज्मिड के लिए, तो बैक्टीरियल सेल्स को प्लाज्मिड लेने के लिए अगर बैक्टीरिया को फोर्स करना है तो पहले बैक्टीरियल सेल्स को कंपीटेंट बनाना होगा डीएनए टेकअप करने के लिए। ये किया जाता है उन्हें ट्रीट करके स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कटायन। एक डाइवेलेंट कटायन के स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, सच एज कैल्शियम, जो इंक्रीज़ कर देगा एफिशिएंसी उसका एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे कि जो डीएनए है वो बैक्टीरियम में एंटर हो सके उसके पोर्स से, जो सेल वॉल के पोर्स हैं। रिकॉम्बिनेंट जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है तब फोर्स हो सके ऐसे सेल्स में जो इंक्यूबेट कर सके सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस पर, जिसे प्लेस किया जाता है जिसे आइस में प्लेस करने के बाद एक हीट शॉक दिया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस का। वो पहले तो आइस में था, देन सडनली हीट शॉक दिया गया, फिर उनको आइस पे रख दिया गया। तो ये एनेबल कर देगा बैक्टीरिया को ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले, टेकअप कर ले। तो ये एक सिर्फ रास्ता नहीं है एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने का, और भी मेथड है जिसे माइक्रो इंजेक्शन भी कहा जाता है। तो जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आरडीएनए है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। और दूसरा जो है मेथड जो प्लांट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है वो ये है कि जो सेल्स हैं वो सेल्स पर बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए से कोट कर दिया जाता है गोल्ड या फिर टंगस्टन को,
और हाई वेलोसिटी पर इन ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है उनको बम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल्स पर, जिसे बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन भी बोला जाता है। और जो लास्ट मेथड है वो है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जो अलाउ करता है सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, फिर डीएनए का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे ट्रांसफ़र करना आसान हो जाएगा होस्ट में। अब प्रोसेसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो बहुत से स्टेप्स उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, देन लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cell in medium at large scale and extraction of the desired product। पहला प्रोसेस क्या है, डीएनए को आइसोलेट करना, फिर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर आइसोलेट करना जो डिज़ायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट चाहिए, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट का लाइगेशन कराना वेक्टर के साथ, फिर ट्रांसफ़र होना, जो आरडीएनए है वो होस्ट में ट्रांसफ़र होगा, फिर जो होस्ट सेल है उसे कल्चर किया जाएगा मीडियम, किसी भी मीडियम में लार्ज स्केल पर, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कल्चर किया जाएगा उस होस्ट सेल को, और फिर हमें एक्सट्रैक्शन मिल जाएगा अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का, जिसमें सबसे पहला जो है स्टेप वो है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए। जैसा कि हमें पता है न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके लिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें ये डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको पहले प्योर फॉर्म में लाना होगा, वो मैक्रोमोलिक्यूल से अलग रहे, ऐसे कंडीशंस बनाने होंगे। तो डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, तो पहले हमें उसको सेल को ब्रेक करना होगा ताकि जो डीएनए है वो रिलीज़ हो जाए माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या फिर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, तो उनमें जो वो प्रेजेंट रहता है डीएनए, तो उससे अलग हो जाए, पहले वो फ्री हो जाए डीएनए इन सब चीज़ों से। ये तभी अचीव हो जाएगा जब जो बैक्टीरियल सेल्स है प्लांट या एनिमल टिश्यू का, जिसमें एंजाइम्स हैं लाइजोजाइम बैक्टीरिया, सेल्यूलेज प्लांट सेल में, काइटिनेज फंगस में, तो उनको ट्रीट करना होगा पहले। जीन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, जैसे जो इंटरवाइंड होता है प्रोटीन्स से, जैसे कि हिस्टोन्स होते हैं, और आरएनए को रिमूव किया जाता है ट्रीटमेंट करके राइबोन्यूक्लियेज से। राइबोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जिससे कि जो प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगा, प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाएगा प्रोटीएज से। तो सबसे पहले डीएनए में जो क्या किया जाएगा, डीएनए में आरएनए भी प्रेजेंट रहता है ना, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे एरिया में, सेल में। तो सबसे पहले अगर आरएनए को उससे हटाना है तो राइबोन्यूक्लियेज यूज़ करेंगे, प्रोटीन्स को उससे हटाना है तो प्रोटीएज यूज़ करेंगे, और जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स के साथ और रिमूव किया जाएगा उसको, और उसको डीएनए को प्यूरिफाई किया जाएगा जब तक वो प्रेसिपिटेट हो जाए। जब तक डीएनए प्योर डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट होगा ऐड करके चिल्ड इथेनॉल को लास्ट में, जब ये सारे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स देने के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो डीएनए में उसमें डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, प्योर डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए ऐड किया जाएगा चिल्ड इथेनॉल का। इससे कि जो फाइन थ्रेड्स हैं ना डीएनए के, वो हमें सस्पेंशन से मिल जाएंगे, नज़र आने लगेंगे, डीएनए के फाइन थ्रेड्स नज़र आने लगेंगे। यहाँ फिगर में आपको अच्छे से नज़र आएगा, डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग, प्रोसेस को स्पूलिंग कह सकते हैं। ये फिगर 9.5 है। तो ये स्पूलिंग के ज़रिए निकाला जा सकता है, डीएनए को सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले डीएनए में जितने भी प्रेजेंट थे, जैसे कि
सेल्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, आरएनए प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट थे, लिपिड्स प्रेजेंट थे, तो इन सबको धीरे धीरे रिमूव करके प्योर डीएनए के लिए ऐड किया जाएगा चिल्ड इथेनॉल का, तो अल्टीमेटली डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पर फिगर में नज़र भी आ रहा होगा आपको। तो ये फाइन थ्रेड्स हमें कलेक्ट हो जाएंगे डीएनए के। आगे के जो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू अटेंड द टेस्ट। That is it for this video. Thank you very much.